टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के सेंटर परीक्षा का जो पेपर हुआ था। तो वो ये पेपर है यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ये सेंटर परीक्षा का। और काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है, 1 से 100 तक के सभी प्रश्नों का इसमें उत्तर जो है कि इसमें हम देंगे और व्याख्या के साथ। हो सकता है कि आपने पेपर देने के बाद से आपने बहुत से प्रश्नों को यानी कि आपने अपने आंसर को चेक किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो या फिर अगर आपने अभी तक इस प्रश्न को नहीं देखा था तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और उम्मीद है कि इसमें से बहुत से प्रश्न आपके फाइनल के पेपर में यानी कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 के लिए, तो उसमें से भी रहे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड के पैटर्न पे इस पेपर को लिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका प्री जो है कि बोर्ड होता है, जो सेंटअप का जो परीक्षा होता है, तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही ये पेपर सेट करके आते हैं। और इस बार जो भी मासिक टेस्ट जो आप दे रहे थे, हर महीने जो मंथली टेस्ट हो रहा था कॉलेज में, तो उन सभी पेपर्स में भी यही सब प्रश्न आए हुए थे। तो बहुत से प्रश्न जो है कि मासिक टेस्ट के भी हैं और इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि आपके पिछले साल के जो पेपर हुए हैं इंटरमीडिएट के, उसमें भी पूछे गए हैं। और उम्मीद है इसमें से बहुत से प्रश्न जो है कि आपके फाइनल के पेपर में भी रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं जल्दी से। इसका पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे उसमें से देशी रियासत, चूँकि जानते हैं कि उसमें उस समय देशी रियासत भी थे, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। क्योंकि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें यह शर्त थी कि भारत के सभी वर्गों को इससे संतुष्टि होनी चाहिए, यानी कि भारत एक ऐसे संविधान का निर्माण करेगा जिससे कि भारत के सभी वर्ग संतुष्ट हों। तो इसमें से 93 यानी कि 93 सदस्यों को शामिल किया गया था जो देशी रियासतों से थे। हालांकि बाद में उनकी संख्या घट करके 70 हो गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था कौन नहीं है, यानी कि संविधान के अनुसार किसकी स्थापना नहीं की गई थी। तो देखिए इसमें नीति आयोग जो है, चूँकि ये इसी नीति आयोग का पहले जो नाम था योजना आयोग था। योजना आयोग जो है कि एक गैर संवैधानिक संस्था थी और परामर्शदात्री संस्था थी, यानी कि योजना आयोग परामर्श के लिए था, एक जो है कि आयोग था। और उसी योजना आयोग का नाम बदल के 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। तो इस तरीके से नीति आयोग इसका सही जवाब होगा, जो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो पहले योजना आयोग के होते थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के थे, आरा जिला के थे। और जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, यानी कि वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यों में। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। 565। हालांकि कहीं कहीं 562 भी देता है, 562 इस ऑप्शन में नहीं है, तो 565 को आप सही मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं था, इसको बाद में 1976 में इसको जोड़ा गया था। बाकी जो है कि स्वतंत्रता, न्याय और समानता की बात मूल संविधान की प्रस्तावना में की गई थी। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था ये, और ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जब महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में दलितों को लेकर के कुछ प्रश्न थे, यानी कि ये दलितों के मुद्दों से संबंधित था। और इसमें यहाँ तक की बात हुई थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था, और इसी के लिए पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि पूना समझौता। ये इतिहास में भी आपको पढ़ना है, 1932 में हुआ था और ये दलितों के मुद्दों से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है। इसके लिए ऑप्शन डी सही है। और मूल संविधान में कितने भाग थे। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, जबकि अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग हो गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को।
इसके बाद के प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? आप जानते हैं कि भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें अलग अलग विचार अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन से विधि का लिया गया है, और ये कनाडा के संविधान से ये संघात्मक व्यवस्था ली गई है, जबकि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? संविधान के चौथे भाग में ये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये 36 से 51 में है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे अब 300 क के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। यानी कि आप इसमें जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। पहले संपत्ति का अधिकार को अगर शामिल करते हैं तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन जब इसको हटा दिया गया तो मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? यानी कि संसद जो है कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। इसके बाद के प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या होती है? जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किसी राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में बताते हैं, और उसमें ये व्यवस्था रहती है नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुख शांति के लिए व्यवस्था करेगा। यानी कि ये इन्हें लागू करना राज्यों का एक नैतिक दायित्व होता है। यानी कि प्रत्येक राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए और उनको एक बेहतर जीवन की व्यवस्था करे या उसके लिए प्रयास करें। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि ये 22वां प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है कि ये जीवन के अधिकार से संबंधित हैं। और सिक्किम भारत का हिस्सा बना था 1975 में बना था, और सिक्किम जो है जब भारत का हिस्सा बना था तो वो 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था भारत में। ये भारत का 22वां राज्य बनाया गया था 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीट विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक राज्यसभा को रोकने का अधिकार है बीट विधेयक को। और भारत में पहला जो नगर निगम की स्थापना हुई थी 1688 में हुई थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी में पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इनमें से ऑप्शन कोई नहीं इसका जवाब है, क्योंकि लोकसभा नहीं दिया गया है। पहली लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में, 13 मई 1952 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ये भाग 2 है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 5 से 11 में यहाँ से आपका नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, भाग 3 है वो, और 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय थे? यानी कि अध्याय हैं। वहीं भारत के संविधान में कुल कितने अनुभाग की बात कर रहा है? तो भाग अभी हमने पढ़ा कि 22 अनुभाग थे पहले, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है कुल कितने अध्याय हैं, तो अब उनकी संख्या 25 हो गई है। इस तरीके से 25 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो चुनाव होता है तो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो सही जवाब है कि वास्तविक जो शक्ति का प्रयोग करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव यानी कि महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। और अनुच्छेद याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। और इसके बाद के प्रश्न है कि संविधान दिवस, आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, और इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी
और 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा देश रिपब्लिक बना था, यानी कि गणतंत्र बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 355 का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? मणिपुर में किया गया था, जब वहाँ पे हिंसा भड़की थी और उसको शांत करने के उद्देश्य से। और इसके बाद के प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। और इसके बाद है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किस व्यवस्था का स्थान दिया गया है? उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और शांति स्थापना की बात की गई है, यानी कि शांति निर्माण, ये जो है उसमें इस प्रणाली को वहाँ पे महत्व दिया गया है। सामूहिक सुरक्षा की बात जहाँ तक करते हैं, देखिए सामूहिक सुरक्षा का अर्थ ये होता है, आपने पढ़ा होगा किताबों में, कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि विश्व में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, जो संकट आते हैं, तो उसमें देशों का एक अपना एक गुट होता है और उसमें ये प्रतिबद्धता रहती है कि अगर इनमें से किसी भी एक देश में हमला होता है तो उस गुट के सभी सदस्य देश जो होंगे उस राष्ट्र का, यानी कि उसका हेल्प करेंगे और यानी कि सहायता करेंगे और उसे अपने पर आक्रमण मान करके उसकी रक्षा की जाएगी। तो ये समूह में रहते हैं, गुट बना करके। तो गुटबंदी का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र का नहीं है, यानी कि शांति निर्माण उसका उद्देश्य है। और आप जानते हैं कि विश्व शांति स्थापना के उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर को हुआ था। जबकि शक्ति संतुलन, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये लिखने के लिए भी आ सकता है लघुत्तरीय प्रश्न में। शक्ति संतुलन का क्या मतलब होता है? तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि जब कोई राष्ट्र, ये चूँकि दुनिया की ऐसी परंपरा ही है विश्व राजनीति की, कि जब कोई देश जो है कि शक्तिशाली होता है या वो अपना वर्चस्व बढ़ाता है, तो बाकी के जो राष्ट्र होते हैं, बाकी के जो देश होते हैं, उसकी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि आपस में गुट बनाते हैं और वो उसकी शक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं। और इससे क्या होता है कि पूरे विश्व में शक्ति का एक संतुलन बना रहता है, यानी कि कोई देश बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हो पाता है और उसका वर्चस्व जो है कि वो कंट्रोल में रहता है, उसको शक्ति संतुलन कहते हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है कि मूल अधिकारों का संरक्षक होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 14 होगा, यानी कि अनुच्छेद 14 में ये बात है कि विधि के समक्ष सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा, समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा ये पहला मूल कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? और इसका सही जवाब है नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, ये किस देश के संविधान से दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? यानी कि वित्तीय आपातकाल, यहाँ पे भारत में अभी तक जो है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है, यानी कि इसका सही जवाब है कभी नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न, ये जो वो बाय मिस्टेक ये टिक हो गया है, यानी कि इसका सही जवाब होगा कभी नहीं। यानी कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, हालांकि इमरजेंसी एक बार 1975 में लागू हुई थी। नेक्स्ट इसके प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए? देखिए अधिकतम जो है कि ये 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। पहले न्यूनतम 6 महीने का होता है और धीरे धीरे फिर बाद में उसकी अवधि को विस्तारित किया जाता है। लेकिन अगर अधिकतम समय सीमा की बात करेंगे तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए यह लागू हो सकता है। और भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में लगा था। अपने बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है कि राज्यों का एक संघ होता है। और इसके बाद के प्रश्न है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में समाहित है, यानी कि निहित है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यानी कि ये साम्यवादी राज्य जो है कि ये भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य की घोषणा या कि कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में ही है। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर धन विधेयक का उल्लेख जो किया गया है यह संविधान के 110 यानी कि अनुच्छेद 110 में इसका जिक्र किया गया है।
और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद का प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो संविधान संशोधक जो विधेयक होता है, संविधान संशोधन का जो विधेयक है, तो उस पर वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है। तो उपराष्ट्रपति ये संसद के अंग नहीं होते हैं, जबकि ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संविधान के संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। और इसके बाद के प्रश्न है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तमिलनाडु में जो है वो विधान परिषद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है कि दोहरी ये व्यवस्था है, यानी कि विधान परिषद है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है। तो दल बदल कानून यानी कि ये नगर निगम के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, बाकी विधानसभा लोकसभा के सदस्यों पर दल बदल का कानून लागू होता है। और 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने कानून बनाया था कि अगर जो दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। और भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। 1956 में हुई थी। भारत को अर्ध संघ किसने कहा था, यानी कि केसी फिशर ने कहा था, क्योंकि भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था है भारतीय संविधान में, इसलिए उनको अर्ध संघ कहा गया था भारतीय संविधान को। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाता है, किसके पास है, तो संसद के पास। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संघ सूची में विषय कितने हैं, 100। पहले 97 थे, लेकिन अभी जो है कि 100 हो गए हैं। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 माह, चूँकि 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य होना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। तो राज्यपाल के सलाह पर लागू होगा, क्योंकि जानते हैं कि राज्यपाल किसी राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो राष्ट्रपति को बुला सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये है। इस प्रश्न का जवाब कुछ असुविधा है मुझे भी। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ऐसे कोलकाता उच्च न्यायालय होना चाहिए। 1773 में चूँकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले तो वहीं होना चाहिए। फिलहाल इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, आप भी थोड़ा अपने स्तर से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत सरकार में कानूनी सलाहकार किसको कहा जाता है। तो कानूनी सलाहकार को महान्यायवादी कहा जाता है, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब से लगाया है। 2018 में एक फैसला आया था, और इस पर ये अपराधियों को चुनाव लड़ने पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, यानी कि ये 84 हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। और भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है, यानी कि ये गोवा राज्य है। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बाद के प्रश्न है कि विधानसभा के सत्र अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है। राज्यपाल कर सकता है। आइए थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 171 इसका सही जवाब होगा, आर्टिकल 171। और निम्नलिखित में से किसे भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। और भारत में 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायतों में। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। गोवा का नहीं है। और इसके बाद है कि किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना था 1990 में, यानी कि निर्वाचन आयोग में अब 3 सदस्य होते हैं, पहले 1 थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी 25 जनवरी को मनाया गया है। और
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक का संबंध यानी कि अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद का प्रश्न है कि लोकसभा का नेता होता है यानी कि प्रधानमंत्री जो है, और लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, यानी कम से कम 3 सत्र को बुलाया जा सकता है। जबकि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और यह एक अस्थायी सदन होता है राज्यसभा। इसके बाद के प्रश्न है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 हो सकती हैं, जबकि 238 पे चुनाव होते हैं, और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधित व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 5 से 11 में इसका व्यवस्था किया गया है। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रमुख बाधाएं हैं वो बहुत तरह की जो कुछ संवैधानिक कुछ पेज हैं, हालांकि इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन है। और इसके बाद के प्रश्न है कि प्लेटो ने जो न्याय का दर्शन का जो प्रयोग किया था वो नैतिक न्याय के लिए किया था। और संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा जो है ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ा अंग है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, इसमें 3 लोगों का नाम था जनसंघ में, लेकिन इसमें हालांकि एक ही नाम है, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसमें शामिल थे, नहीं, ये अभी फिलहाल इसमें एक ही नाम लिया हुआ है, जबकि भारतीय जनसंघ के संस्थापक में 3 व्यक्तियों का नाम आता है। इसमें अभी इसमें ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है कि दक्षेश, जिसको सार्क कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका स्थापना हुई थी 1985 में, और इसमें कुल 60 सदस्य थे। अब हालांकि अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया है, तो सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। स्थापना इसकी नेपाल में हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? सुरक्षा परिषद इसके लिए सिफारिश करती हैं, और तब वहाँ पे महासचिव का चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था, 30 अक्टूबर 1945 को। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो कुल 1 से 11 धाराएं हैं उसमें। सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। और निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य था? भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का आधार जो है वो गुटनिरपेक्षता है, आप जानते हैं, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और भारत ने बांग्लादेश को 1971 में मान्यता दिया था, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध भी हुआ था। और इसका आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो अफगानिस्तान है इसमें से। जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया इसके सदस्य नहीं हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उम्मीद है कि आपको बोर्ड के फाइनल परीक्षा में भी इससे बहुत सारे प्रश्न रहने की उम्मीद है, या इसी लेवल का प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसी आधार पर अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप अपने विषय वस्तु को खूब अच्छे से इसका अभ्यास कर लें, और उम्मीद है आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।